आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 22वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे वक्त की अहमियत की। वक्त की कदर करो। वक्त एक अनमोल तोहफ़ा है। ये एक ऐसा ख़जाना है जिसे ना कोई आपसे छीन सकता है, ना चोरी कर सकता है और ना इसे वापस लाया जा सकता है। जो लोग दुनिया में वक्त की कदर करते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। कुरान मजीद में सूरह असर में वक्त की कसम खा के इस बात को वाज़े किया गया कि बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमाल किए और सब्र की तलकीन करते रहे। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते उन्हें ज़िंदगी में किन नुकसानात का सामना करना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें आज की नशिस्त में हम जानेंगे। और आज के दिन हमारे लिए इस वजह से भी ज़रूरी है कि आज ज़ाहिर 22वीं सहरी और तारीख़ जो है वो 23 लग चुकी है। आज ही के दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और आज ही के दिन आज न्यूज़ की सालगिरह है। आज न्यूज़ को पूरे 20 साल हो चुके हैं और 20 साल से आज न्यूज़ अपनी खिदमत आवाम के लिए पेश कर रहा है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के मेहमान हमारी काफ़ी नशिस्तों पे आ चुके हैं, बड़ी अच्छी हमें चीज़ें बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाह नज़ीर साहब, हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और आज दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज टीवी की सालगिरह है और आप भी एक तरीके से आज टीवी का पार्ट ही हैं, तो हमने कहा आपको ज़रूर इनवाइट किया जाए। तकरीबन मैं भी सालों से ही हूँ यहाँ पे और आज मुझे पता चला कि 20 साल और माशाल्लाह से, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, मुझे भी और तमाम देखने वालों को भी, और आज टीम की पूरी इंतज़ामिया को बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल। हमारी दूसरी मेहमान सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और एक बहुत अच्छी अम्मी भी हैं, एक बहुत अच्छी बेगम भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सना शहरियार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको आज न्यूज़ की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। आप भी आज न्यूज़ का एक बहुत ही अहम किरदार रहे हैं, एक अहम पार्ट रहे हैं, तो आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा मुबारक। बिल्कुल जी, मुझे बिल्कुल मुबारक हो क्योंकि ज़ाहिर है आज टीवी इज़ लाइक अ होम। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ैनब, क्या बना रही हैं आज आप? मैं बना रही हूँ आज हैदराबादी बिरयानी पुलाव। अरे वाह, हैदराबादी बिरयानी पुलाव। सबको आज टीवी की सालगिरह पे पूरी टीम को आज टीवी की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। बिल्कुल जी, इसी मुबारकबाद की खुशी में इन्होंने कहा हैदराबादी पुलाव हमें खिलाई दो। बिरयानी पुलाव मैं बना रही हूँ। बिरयानी पुलाव दोनों मिक्स है? हैदराबादी बिरयानी पुलाव, थोड़ा ना वो बिरयानी है ना वो पुलाव है, ठीक है, मिक्स बीच का कम हुआ है। कोई ना कोई ऐसा होगा, कुछ ना कुछ होगा जी। कैसे तैयार होता है? और ये होता है जी, मैं डालडा कुकिंग ऑयल में इसको बना रही हूँ। 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं को डालडा पर बेहद भरोसा रहा है क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पर कमी नहीं करता। डालडा का रमज़ान 250 रुपये तक की बचत के साथ, और जहाँ मामता वहाँ डालडा। बिल्कुल जी, जहाँ मामता वहाँ डालडा। थोड़ा सा बस ये फाइनल मराहिल पर है तो मैं थोड़ा सा इसको ग्रीस करूँगी ताकि चावल हमारे चिपके नहीं। तो मैंने डालडा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया है। बाकी यहाँ पे पुदीना है, हरा धनिया, हरी मिर्ची, इससे मैं इसको गार्निश करूँगी, फिर इसको सेट करके सबको सर्व करें। अच्छा, बिरयानी पुलाव कितनी देर में बन जाता है वैसे? ये रेडी हो गया, बस इसकी गार्निशिंग वगैरह करनी है, लेयर्स लगा बस इसका मेकअप करना है जी, मेकअप करना है इसका थोड़ा मेकअप करेंगे और फिर हम खा के बताएंगे कि जी कैसा बनाया है। ज़बरदस्ती बना होगा क्योंकि आज टीवी की सालगिरह है, तो उन्होंने कहा इसी खुशी में क्यों ना हमें बिरयानी और पुलाव का एक कॉम्बिनेशन खिला दिया जाए। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह नज़ीर साहब, एक बड़ा मसला चल रहा है, मैंने कहा पहले अपने मसले पूछ लूँ, बाद में पूछेंगे पब्लिक के। ये ख़ास तौर पे रमज़ान और मुबारक के महीने में, वैसे भी आम दिनों में मैदे की तकलीफ़ एक आम चीज़ है। अच्छा, पहले ये होता था कि मैदे में दर्द होता है, कुछ लोगों को मैदे में दर्द होता है, लेकिन बहुत से लोगों की गैसेस बनती हैं जो कभी इधर दर्द कर रही होती हैं, कभी इधर दर्द कर रही होती हैं, कभी गर्दन में दर्द कर रही होती है। तो पहले ट्रैवल कर रही होती हैं। तो पहले तो ये बताइएगा कि अगर ये जो दर्द यहाँ वहाँ उठ रहे होते हैं, गैस का ही होता है, कुछ और होता है? ये हवा का दर्द होता है। ठीक है, गैसेस ही होती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुंह का जायका भी चेंज हो जाता है और कुछ खाते हैं तो टेस्ट महसूस नहीं हो रहा होता, मज़ा नहीं आ रहा होता खाने पीने में। और हम देखते हैं इफ्तारी के टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। हम पकोड़े भी रख रहे हैं, सब चीज़ें रख रहे हैं। आप कोशिश कीजिए हर चीज़ खाइए, लेकिन थोड़ा सा पकोड़ा ले लिया, एक आध समोसा खा लिया, नहीं रुकता ना इतना। नहीं, आप सुने, फिर उसके बाद आप जाएं नमाज़ पढ़ने के लिए। ठीक है, नमाज़ पढ़ के वापस आएँ, प्रॉपर रोटी सालन खाएं, खाना खाएं। आप देखिए, और खाना खाने के बाद 40-50 कदम चल लिया करें, तो ये आपका हाजमा बेहतर रहेगा इससे। अच्छा, जो एकदम दर्द उठता है, एकदम से कभी कभी बैठे बैठे ना ऐसा होने लगता है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ऐसी सूरत हाल में क्या करें? देखिए, आपके घर में पुदीना मौजूद है,
10 पत्ते पुदीना के, 1 सब्ज़ इलायची, सवा कप पानी में डाल लें और उबाल लें। फिर इसे उतार के नीम गर्म या ठंडा करके आधा कप पी लें आप। उसी टाइम पे आपको आराम आ जाएगा। 10 पुदीने की पत्तियाँ, 10 पत्ते पुदीना के और 1 सब्ज़ इलायची, सब्ज़ सवा कप पानी में डाल के इसे 1-2 जोश दे के उतार दें। ठीक है। उतार के जब ये ठंडा हो जाए या नीम गर्म हो, उस टाइम पे आधा कप पी लें आप इसका। आप देखें 5 मिनट भी नहीं गुजरेंगे, आपको एक अच्छी सी डिकार आएगी, ये हवा सारी निकल आएगी। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो ट्रैवल कर रही होती है, ये चीज़ भी सही हो जाएगी। और अगर आपको इसके साथ बलगम भी फील हो रहा है, आजकल चला हुआ है ना सीज़न कि आपको खांसी हो रही है और खांस के बलगम भी थोड़ा सा ही निकलता है, उसके बाद फिर आपको खांसी शुरू हो जाती है, गले में खराश भी हो रही होती है। तो उसको ठीक करने के लिए यही अमल आप करेंगे। 10 पत्ते पुदीना के, 1 अदद सब्ज़ इलायची और इसमें 5-6 लौंग डालेंगे आप। ठीक है। सवा कप पानी में डाल के उबाल लेंगे, फिर इसे उतार के फिर इसको ठंडा नहीं करेंगे आप, इसको गर्म पिएंगे आप। 1 कप बनाकर पीना। आप देखें 5 मिनट में आपको सुकून मिलेगा इससे। ठीक है जी, गैसेस भी खत्म हाँ, होंगे। ये क्योंकि बड़ा ना लोगों के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी होता है। एक चीज़ और बताऊंगा कि अक्सर लोग इफ्तारी करते हैं या खाना खाते हैं, उनका पेट अफारा कर रहा होता है, पेट फूल रहा है, ये एक अलग चीज़ है। एक गैसेज अंदर स्टोर हो रही हैं, जमा हो रही हैं ये, तो उसको ठीक करना और साथ में अफारा और मैदे की जलन, मैदे में दर्द और खट्टी मीठी डिकारें शुरू हो जाती हैं, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सौंफ 50 ग्राम, पुदीना सूखा हुआ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें लेके मिला के पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी से आप देखें, इसका रिजल्ट भी आपको 5-7 मिनट के अंदर मिलेगा। बिल्कुल जी, और ये चीज़ें बड़ी इस वक्त में इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो रमज़ान मुबारक का महीना होता है, और वैसे भी आजकल जो हमारी खुराकें हैं उसमें ये प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो बहुत से लोग ज़्यादा मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, वे डरते भी हैं, फिर उनको और भी जहन में चीज़ें होती हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। सना, आपकी जानिब आऊँगा क्योंकि माशाल्लाह आप कंटेंट भी बना रही हैं जी। पूरे दिन घर में यही हो रहा होता है। उसके अलावा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। पहले हम बात करते हैं रिमोट जॉब्स के हवाले से। अब इसका एक बड़ा लोग चाहते हैं कि हमें रिमोट जॉब मिल जाए, ख़ासतौर पे लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी है कि घर में रह भी लेती हैं, जो काम करना चाह रही हो काम भी कर लेती हैं। तो इसको क्या तरीक़ेकार होता है, रिमोट जॉब्स मिलती कैसे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि 2019-20 में जब कोरोना आया, तब रिमोट जॉब्स का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि सब लोग घरों से काम करने लग गए। एंड देन मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशंस को ये फ़ील हुआ कि घर से बैठ के भी काम हो सकता है, तो हम लोग क्यों एम्प्लॉयज़ को फोर्स करते हैं कि आप आएँ और यहाँ आके काम करें। सेकेंडली मैं कहती हूँ स्पेशली फॉर वुमेन, ये इतनी अच्छी चीज़ है कि आप अपने बच्चों को भी साथ मैनेज कर सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है कि यू नो इफ़ योर फैमिली नीड्स यू, आप उनको भी देख लेती हैं और जब आपने काम करना होता है आप काम भी कर लेती हैं। और रिमोट कल्चर इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आप देखें मोस्टली जो IT का काम है वो हमें बाहर से मिलता है, तो ऑब्वियसली बहुत से लोग होते हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, इतना ट्रैवल करना। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए है ये अब क्योंकि आप घर बैठे बैठे डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। आपको US से अकेले नहीं रहना पड़ता, वरना अकेले रहने के कितने नुकसान हैं वहाँ पे और बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, मैंने जो सवाल किया था कि अमूमन लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जी हमें कहाँ से कोई अच्छी जॉब मिलेगी, तो इसके कोई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर वो अप्लाई कर सकें कि अगर वो चाह रहे हैं कि उन्हें घर बैठे जॉब मिल जाए और वो घर से अपना काम करते रहें और अर्निंग भी अच्छी हो जाए, तो उसके कोई प्लेटफॉर्म्स हैं? बिल्कुल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी बहुत सी यूथ है जो यूट्यूब से देख के या और चैनल से देख के वो लोग कोर्सेज कर लेते हैं, लेकिन उनको आगे गाइडेंस नहीं है कि भाई हम लोगों ने आगे प्रोसीड कैसे करना है, हमने इंटर्नशिप्स कैसे करनी है, हमने जॉब में कैसे जाना है। स्किल्स उन्होंने ले लिए, मे बी वो ग्रेजुएट्स ना हो, मे बी वो FA पास हों, लेकिन उनके पास स्किल्स हैं। IT इज़ द फील्ड जहाँ पे डिग्री से ज़्यादा आपके स्किल्स काम आते हैं, ठीक है। तो अब बल्कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट करी है कि जिन बच्चों ने इस किस्म के कोर्सेज़ किए हुए हैं, बल्कि मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ आपके सेट पे भी मुझे बड़े यंग फेसेस नज़र आ रहे हैं, किसी ना किसी ने किसी पॉइंट पे आके कोई कोर्स ज़रूर किया होगा, लेकिन उनको पता नहीं होगा आगे हमने जाना क्या है। कोई आपको जॉब पे नहीं रखेगा, वो आपकी डिग्री मांगेंगे कि भाई आपने डिग्री नहीं की हुई है, आपके पास सिर्फ स्किल्स हैं। तो नाउ वी आर डिज़ाइनिंग अ इंटर्नशिप प्लान जिसमें ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ ना कुछ कोर्स किया हुआ है, यूट्यूब से सीखा हुआ है या कहीं से शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, हम उनको इनरोल करेंगे। हम उनको 3 मंथ्स इंटर्नशिप में प्रॉपर के ऑफिस में कैसे काम होता है, ऑफिस का कल्चर क्या होता है, हम उन्हें वो सिखाएंगे। एंड वी विल ट्राई और बेस्ट कि उन बच्चों में से मैक्सिमम लोगों की जॉब्स हो जाए। सो अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट वेरी हम रिमोटली अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कराची में ये बहुत जल्दी आने वाला है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लड़के हैं जो गांव देहात में होते हैं, लेकिन उनकी सैलरी जब मैंने सुनी तो पहले मुझे यकीन नहीं आया, तो क्या वाकई में इतनी सैलरी मिल रही होती है? हम सुन रहे होते हैं 7 लाख 8 लाख,
और वो अपने घर से बैठे हुए इतना कमा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मेरे कोलीग्स बहुत से हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी वो गांव से, बट दे आर फ्रॉम साउदर्न पंजाब, लेकिन दे आर मतलब गांव से मेरी मुराद यही थी कि साउथर्न पंजाब। हाँ, जी। यानी वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज नहीं हैं, लेकिन दे आर अर्निंग रियली गुड। और ये बिल्कुल सही है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया से अर्न कर रहे हो, आप यूट्यूब से अर्न कर रहे हो। आप जो है स्किल सेट करके आप लिंक्डइन के थ्रू, आप अपवर्क के थ्रू, आप फाइवर के थ्रू, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप लोग ये चीज़ें आप आराम से जॉब कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कहा जाता है कि आईटी फील्ड में कोई स्टॉप नहीं है। स्टॉप से मुराद ये, एक चीज़ आज आपने कोर्स किया जिसकी बड़ी डिमांड चल रही है, अगले दिन वो आता है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा है? वैल्यू ख़त्म तो नहीं हो जाती है, वैल्यू हमेशा वहाँ पे रहती है। अब जैसे एआई का बहुत आजकल हाइप है, एआई भाई आप लोगों की जॉब चली जाएंगी, अब तो रोबोट्स आ जाएंगे या एआई, ऐसा नहीं है। एआई इज़ देयर टू हेल्प अस, वो हमारे काम को आसान करने के लिए आए हैं। अगर आप उस चीज़ को लर्न नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जॉब चली जाएगी। तो ये जो अभी हमने सुना था कि कोई चैट जीपीटी था, कौन था जो चाइना क्या ले आया है, वो बता भी नहीं दिया मुझे। डीप सी ले आया, तो अब उससे जो उनकी वैल्यू थी वो गिर गई कुछ? नहीं, वैल्यू तो नहीं है, पर यह है कि लोग डीप सीक ज़्यादा यूज़ करने लग गए। ठीक है, चैट जीपीटी इज़ अ प्लेटफॉर्म, डीप सीक इज़ अ प्लेटफॉर्म। ऐसे नहीं है कि चैट जीपीटी हमें जॉब्स दे रहा था, इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं थी। बट ऑब्वियसली जब चैट जीपीटी देखेगा अगर डीप सीक इनोवेट कर रहा है तो वो अपने अंदर भी इनोवेशन लाएंगे कि हम लोग उसको कम्पीट करें और अपनी कोई नई अपडेट दे देंगे कि भाई नाउ वी आर बेटर देन डीप सीक। तो जैसे सॉफ्टवेयर्स अपडेट होते रहते हैं, इसी तरह हमें अपनी नॉलेज को भी साथ साथ अपडेट करना एग्जैक्टली, क्योंकि ये चीज़ जो बात हो रही थी वो एक्चुअल सवाल का मतलब ही ये था कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी कोई स्टॉप आ जाता है ना एक जगह आके। वैसे किसी भी फील्ड में स्टॉप नहीं आता, हर फील्ड में कुछ ना कुछ नया आता रहता है, लेकिन अगर हम आईटी की बात करें तो उसमें बहुत जल्दी चीज़ें आ रही होती हैं। तो अगर आप आईटी फील्ड से हैं, रिलेटेड हैं, तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो लाइफ टाइम चलेगा। वैसे तकरीबन हर फील्ड में होता है, लेकिन थोड़ा स्लो होता है, लेकिन आईटी की फील्ड में आपको आपका लर्निंग प्रोसेस आपको फास्ट रखना है, तभी आप वक्त के साथ अपना वक्त मिला के चल सकते हैं। मोहसिन भाई, वक्त की अहमियत, पाबंदी कितनी ज़रूरी है? हमारे यहाँ लोग वक्त को समझते हैं कि जी बड़ा ही कोई कहते हैं ना बहुत ही वक्त है, टाइम देंगे 1 घंटे का, आएंगे 4 घंटे बाद, और भी हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं कि इतना सीरियस नहीं लेते। तो ये ज़रा बताइएगा कि वक्त की अहमियत और पाबंदी कितनी ज़रूरी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है। लाखों दुरूद व सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो अल्लाह के महबूब और रहमतुल लिल आलमीन। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने कसम खाई है, वल अस्र, कसम है वक्त की, कसम है ज़माने की, और फरमाया इंसान खसारे में। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला वक्त की अहमियत को बतला रहा है कि जब कोई इंसान वक्त की अहमियत नहीं करेगा और अब वक्त की अहमियत को नहीं समझेगा, वो बहुत खसारे में आ जाएगा। और ख़सारे में क्यों आ जाएगा? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 2 कीमती शय हैं जिसका अफसोस इंसान को ज़ाया होने के बाद होता है। पहला है फुर्सत के लम्हात और दूसरा है सेहत। जब इंसान के पास सेहत होती है तब उसको कदर नहीं होती कि यार ये क्या चीज़ है, बाद में से लगता है कि यार काश मैं उस वक्त ये काम कर लेता। इसी बात जब फुर्सत के लम्हात होते हैं, जैसे फारिग लम्हात होते हैं, तब भी वो जो काम कर सकता था वो नहीं करता, और बाद में सोचता कि हाय मेरे भाई ये वक्त था, मैं ये काम कर लेता। तो याद रखिएगा हुज़ूर सल्लल्लाहु की हदीस है जिसमें अहद का पास नहीं, यानी वादा का पास नहीं, उसके अंदर ईमान भी नहीं। मफ़हूम हदीस बयान कर रहा हूँ। हम असल में यही बात है कि टाइम पे लोगों को बात करते हैं, फ़लाँ टाइम पे मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन पहुँचने नहीं वादा कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि उसमें फिर ईमान के अंदर की जो नूर है, जो ईमान है, वो भी कम होता चला जाता है, जो वक्त की पाबंदी या वक्त की अहमियत को दिलाता। फिर सबसे बड़ी बात कि वक्त जो है ना, आपके लिए याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि ज़माना ख़राब हो गया है, वक्त ख़राब हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्त ज़माना ख़राब नहीं होता, आप अपने वक्त और ज़माने को मनाते हैं। कैसे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं पहले एक आयत बयान करता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि वो कौम अपनी हालत नहीं बदल सकती जब तक कि ख़ुद उस पर काम करना ना शुरू कर दे। और एक जगह फरमाया लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही जिसकी वो कोशिश करता है। तो अगर आप वक्त पर काम करेंगे तो वो कोशिश में अल्लाह ताला आपकी बरकत भी दे देगा, बेहतरी भी दे देगा। लेकिन अगर आप वक्त को ज़ाया करके काम करेंगे
तो फिर आप देखेंगे उस काम में कमी भी आ जाए और उस काम में फिर आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। अच्छा मोहसिन भाई, हम अपना वक्त तो ज़ाया करते ही हैं, बल्कि अपना क्या ज़ाया करते हैं, जो हम दूसरे का वक्त ज़ाया करवाते हैं। सपोज़ मैं आपको टाइम दूँ कि आप 3 बजे पहुँच जाएँ और मैं खुद 6 बजे आऊँ, आप 3 बजे से आगे बैठे हुए हैं, तो ये जो मैंने आपका वक्त ज़ाया करा है, क्या इसका गुनाह मुझे मिल रहा है? नहीं, गुनाह क्या मिल रहा है, ये समझे, ये तो आहद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वादे के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं कि आपने एक बंदे से वादा किया कि फ़लाँ फ़लाँ वक्त में मुझे पहुँचना है, लेकिन आप नहीं पहुँचे, तो वो बंदा जो आपका इंतज़ार कर रहा है, और यकीन माने हर लम्हे का अल्लाह हिसाब लेगा ना, जब अल्लाह हर लम्हे का हिसाब लेगा तो इस लम्हे का भी हिसाब लेगा आपने उस बंदे का वक्त ज़ाया किया। क्योंकि ये याद रखिएगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा उम्र कहाँ गुजारी, पैसा कहाँ खर्च किया, जो माल कमाए वो किधर लुटाया। तो मुराद है कि उम्र से मुराद कि जो वक्त ज़ाया हुआ, तो जब बंदे का वक्त ज़ाया तो अल्लाह फरमाएगा ना, तो बंदा के मौला इस बंदे की वजह से मेरा ये वक्त ज़ाया हुआ, उसे पकड़ा जाएगा। और ये जो हमारे यहाँ होता है ना कि हर किसी को अपना वक्त बहुत ज़्यादा कीमती लगता है, दूसरे का फारिग लगता है, ऐसा नहीं होता। आप अगर किसी को टाइम दें तो उसी टाइम पे आएँ, और अगर नहीं आ सकते तो उस टाइम को उसको बुलवाएं जिस टाइम पे आप आ सकते हैं। ये मुझे वैसे भी मुझे पर्सनली बुरा लगता है कि भाई आप दे देते हैं कि 4 बजे का टाइम, आप आ रहे हैं 8 बजे और फिर आगे बोलते हैं यार ज़रा बिजी था, तो भाई दूसरा फारिग थोड़ी था। थोड़ा सा सोचने की चीज़ है। शाह साहब, हाफजा तेज़ करने के लिए कोई चीज़ बताएं। और एक स्ट्रेस, एंजाइटी, ये बड़ा आजकल बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे स्ट्रेस में अमूमन इस जगह दर्द होना शुरू होता है और एक एंजाइटी की फीलिंग आती है, इसके लिए क्या करें? लेकिन सबसे पहले तो नींद पूरी करें। हो ही नहीं रही मेरी, तो आप सोएंगे तो पूरी होगी ना। टाइम ही नहीं मिल रहा। टाइम ही नहीं मिल रहा। देखिए, एक ये प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि दिमाग का चलना, बातें सोचना, 1 की 4, 4 की 8 निकालना, फिर उसके बाद किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होना, फैसला नहीं कर पाना, और प्लान बहुत बनाना कि मैं ये भी करूँगा, लेकिन करते नहीं है, फिर नया एक प्लान दिमाग में आ जाता है और रोने को दिल करता है, सही ये है। चीज़ भी आ जाती है जब बहुत देर नींद ना आए तो ऐसा होने हाँ, लगता और है। फिर इसके साथ भूलने की शिकायत भी शुरू हो जाती है। काम भूल जाते हैं, बात करते करते बात भूल जाते हैं, और कहीं जाना होता है फिर भूल जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी हैं। एक लेना है मगज़ बिनोला, 50 ग्राम मगज़ बिनोला ले लें, 50 ग्राम मगज़ धनिया ले लें और 50 ग्राम मिश्री। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल भी नीचे आ जाएगा, सुस्ती काहली भी दूर हो जाएगी। ये मिलेगी कहाँ से? आप जो बताते हैं मगज़ भनोला, मगज़ धनिया और मिश्री, नाम तो मैंने याद कर लिया, अभी मिलेंगी कहाँ से? देखिए, ये हमारे मोहल्ले के बच्चों के नाम नहीं है, हाँ, ये जड़ी बूटियों के नाम है, पंसारी के पास मिलेंगे। अच्छा ये, लेकिन इसमें शाह साहब ये भी तो परेशानी होती है, अब कोई पंसारी हमें 2 नंबर दे रहा हो, हमारे यहाँ हर चीज़ तो 2 नंबर है, तो अब हम जाके किससे लें? ऑथेंटिक कौन है? जी शरीफ भाई, इसमें यह है कि हमेशा याद रखिएगा कि 2 नंबर चीज़ आती है महंगी चीज़ की, ये सस्ती चीज़ें। अच्छा, सस्ते में ये 20-20 रुपए की मिल जाएंगी। कोई बेवकूफ़ी होगा इसका 2 नंबर बनाएगा। अच्छा, इसका सफ़ूफ बना लिया, फिर कितना यूज़ बिनोला कितना जो करना है ये कपास के बीज होते हैं, ठीक है। और धनिया आम है, जो गोल धनिया मिलता है उसको तोड़ें, उसमें से मगज़ निकलता है, दाल की तरह होती है वो, ठीक है। और मिश्री आम चीज़ है, मीठी सी है वो। इन तीनों को मिला के पाउडर बना लें। ये किसी भी पंसारी की शॉप पे चले जाएं, आपको मिल जाएंगी ये। और ये इसका सफ़ूफ बनाने के बाद किस तरह इस्तेमाल करना है? 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ, या तो सुबह में लें, निहार मुँह या खाने नाश्ते किसी भी टाइम, खाने के बाद भी ले सकते हैं ये। एंजाइटी को दूर ये करेगा। स्कूल गोइंग लोग भी ले सकते हैं, कॉलेज। अच्छा, कितने साल तक के बच्चे ले सकते हैं? ये 8 साल से लेके ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हों ले सकते हैं। 8 साल का बच्चा भी ले सकता हाँ, है? डायबिटिक पेशेंट हो तो मिश्री ना डालें, ठीक है। बाकी इसे इस्तेमाल करें। मेमोरी देखो कितनी अच्छी हो जाती है, ये- पढ़ने में भी बेहतर हो जाएंगे ये। आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे आते हैं घर पे, कहते हैं टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ, आजकल ये भी बहुत चला हुआ हमारे साथ। और टांगों में जिनके भी दर्द होता हो तो सिंघाड़ा, ये हाँ, सिंगाड़े देखे हैं, ठेलों में बिक्री होते हैं। तो आप उसको पाउडर बना लें और उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लें, रात को पी लिया करें 1 टाइम। आप देखें जिस्म के दर्द को भी ख़त्म करेगी। और अक्सर ख़वातीन को कमर में दर्द की शिकायत रहती है आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से, ये उस चीज़ को भी दूर करेगी। ये मेल और फीमेल दोनों सिंगाड़ा हर सीज़न में आ रहा है हर वैसे? सीज़न में। पंसारी के पास सूखा हुआ मिल जाता है, ठीक है जी, लेकिन जब भी खरीदें उसमें सुराख ना हो। सुराख ना हो, ये ज़रूर देख लें, क्योंकि हमारे यहाँ पंसारी भी बहुत सारे जो हैं वो हमने इस तरह के देखे हैं जो बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल करें तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा सना, हम आते हैं थोड़ा कंटेंट क्रिएटिव उसके जाने। आप कंटेंट क्रिएट करती हैं, आपके जो कंटेंट होते हैं वो ज़्यादातर या तो घरों की चीज़ों में होते हैं या कुछ मोटिवेशनल होते हैं, तो ये ख्याल आपको कैसे आया कि आपको मुझे देख कर आया कि जी मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट बना रहा होता हूँ, तो आपने ये देख के शुरू किया या खुद ही शुरू कर लिया? अच्छा, सबसे पहले तो मैं टाइम मैनेजमेंट पे बात करना चाहूँगी, इन लोगों की बातों को कंटिन्यू करना चाहूँगी। प्लीज़। टाइम मैनेजमेंट, आप देखेंगे जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं ना, उनकी सबसे अच्छी स्किल जो होती है वो टाइम मैनेजमेंट की होती है।
और अक्सर हमें इस तरह लगता है कि मल्टीटास्किंग करके हम लोग अपना टाइम बचा रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी हम लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है। जब आप एक काम को पकड़ेंगे, आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज़ बेटर कि आप एक ही दफ़ा ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। आपका एक ब्रेन रेजिड्यू जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर चली जाती है, आपके जो काम होते हैं वो तेज़ होने के बजाय स्लो हो जाते हैं, और जो गलतियाँ, जो एरर हमारा जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो आई थिंक मल्टीटास्किंग, कुछ लोग इसको कहते हैं आई एम अ मल्टीटास्कर, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास अच्छे हों, तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी बंदे में अलग अलग टैलेंट हैं और वो कहता है मैं वर्सटाइल हूँ, तो इसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? वर्सटाइल, चले मैं अब आपकी क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। लोग अक्सर जब मेरा कंटेंट देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टीटास्किंग को मल्टी टैलेंटेड से। ठीक है, आई एम नॉट अ मल्टीटास्कर। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कंटेंट भी बना रही हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं घर भी संभाल रही हूँ, मैं बच्चे भी पाल रही हूँ। आप इसको मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं। मैं एक ही टाइम पे कंटेंट बना रही हूँ और यहाँ जॉब कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो रहा कि मैं मल्टीटास्क कर रही हूँ। इट इज़ नॉट मल्टीटास्किंग, इट इज़ मल्टी टैलेंटेड। ये थोड़ा सा उसमें तो ये हो गया ना, इसमें तो ये हो गया कि आप जो काम उस वक्त कर रहे हैं उस वक्त उसी पे फोकस करें, उसी पे फोकस जब करें, वो खत्म हो जाए तो दूसरे पे फोकस करें। और बहुत करें। सी टेक्निक्स हैं, देयर इज अ टेक्निक्स कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक्स, कि आप 25 मिनट्स का आप अलार्म लगाएं, फोकस ऑन वन थिंग, नोटिफिकेशंस आप बंद कर दें, और आप देखेंगे कि 25 मिनट से पहले वो काम हो जाएगा जो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो घंटा लेगा। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बल्कि चाइनीज़ और टेक्निक्स भी हैं जो आपको फोकस करने में हेल्प करती हैं और आपका काम जल्दी करने में हेल्प करती हैं। मतलब आप टाइमर लगा के कर लेंगे जी 25 मिनट में हो जाएगा? होता है। कोई भी काम आप ऐसा सोचें और टाइमर लगा के शुरू एग्जैक्टली। तो आपने कोई किए हैं ऐसे काम? मैंने किए हैं, बल्कि मैं अपने कंटेंट में शेयर भी किए हैं कि मेरे जॉब का टाइम होने वाला था, घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, और मैंने अपने ऑडियंस के साथ शेयर किया कि 25 मिनट्स का मैं अलार्म लगा रही हूँ, ठीक है, एंड आई एम डूइंग दिस टास्क राइट नाउ। जब वो ख़त्म हो गया, मैंने 18 मिनट में वो काम कर लिया। इसके फिर दोबारा मैंने अगला काम स्टार्ट किया, इस तरह मैंने पूरा शेयर किया, एंड मुझे बहुत सारे डीएम्स आए कि थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस कंटेंट। अब मैं आती हूँ आपके सवाल की तरफ, आप सॉरी दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं ये पूछ रहा था खाना बनाने में कितना टाइम लगता है वैसे आपको? उसमें कभी आपने टाइमर लगाया? खाने पे टाइमर लगाया कभी? अगर आपके हस्बैंड आपसे चाय मांगे उस पर टाइमर क्यों नहीं लगता? उस पर क्यों नहीं तय होता कि भाई इतनी देर में चाय भी आ जाएगी, खाना भी आ जाएगा? उसमें क्यों टाइम लग जाता है? उसमें क्यों कहती है मैं थोड़ा भूल गई थी? क्यों? ये अभी बातें सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अरे ये मेरी ही बेगम है। अच्छा, फिर बताए अच्छा लग रहा है। उस वक्त ये होता है कि बीच में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, कभी कोई बच्चा आ जाता है, कभी कोई बेल बज जाती है, तो डिस्ट्रैक्शंस उसमें आ जाती हैं। डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, वरना आपको जो सारे काम हैं वो बिल्कुल होते रहेंगे। अच्छा, हम कंटेंट उस पर बात कर रहे थे कि ये जो इस तरह के कंटेंट आप बनाती हैं ज़्यादातर, अच्छा मैं आपको बताती हूँ उसका रीज़न क्या था? क्योंकि लोग अलग अलग तरह के कंटेंट बनाते हैं, तो आपका फोकस ज़्यादा होम डेकोर और कुछ इस तरह के मोटिवेशनल प्रोजेक्ट्स मेरे होते हैं, तो ये रीज़न क्या था? अच्छा, 2019 में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बूम पे थी। हर कोई मेकअप्स के वो बना रहा था, हेयर स्टाइलिंग के बना रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं भी ये कर लूँ ना, और जब मैंने देखा दैट आई हैव किड्स, मैं वेट करती थी वो सो जाए, मैं पूरी तैयार हो के फिर कैमरे के सामने आऊँ। मैंने कहा ये तो नहीं होने वाला, मैं तो इस तरह कंटेंट कभी बना ही नहीं सकूँगी। सो आई स्टार्टेड कि मैं बिल्कुल नेचुरल आती हूँ सब लोगों के सामने, एंड दैट्स द रीज़न मेरा कंटेंट बड़ा हिट हुआ कि जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो मेरे से बहुत रिलेट करती हैं कि आपका कंटेंट फेक नहीं लगता। क्योंकि मोस्टली आप सोशल मीडिया पे देखें बहुत प्रिटेंडेड कंटेंट होता है ना, कि हर चीज़ बड़ी परफेक्ट सी। सेकेंडली मुझे DIYs करने का बहुत शौक था, और बहुत सी जब भी किसी को मैं दिखाती थी तो वो पूछते थे आपने कैसे बनाया, तो इसलिए मैंने फिर DIYs पे वीडियोस बनाना शुरू की। जब उस पर वीडियोस बनाना शुरू की कि औरतें थोड़ी प्रोडक्टिविटी की तरफ आएँ, तो फिर मैंने कहा कि चलो इनको लाइफ स्किल्स भी सिखाते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ज़िंदगी में हमें कोई सिखाता नहीं है। जैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना कहना, किसी को ना कैसे कहना है, और ना कहने की तमीज़ क्या है और कब कहना है। इसी तरह हमारी जो बाउंड्रीज़ होती हैं कि हमने हेल्दी बाउंड्रीज़ लोगों के साथ कैसे रखनी है, हमें कोई नहीं सिखाता। तो मेरे टॉपिक्स कुछ इस किस्म के होते हैं, या जो लोग हमसे हसद करते हैं, आपने उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, या कोई हमसे हसद कर रहा है तो वो उसमें आपका मसला नहीं है, वो उस बंदे का मसला है। तो इस किस्म का मेरे स्क्रिप्ट्स होते हैं और पूरा कंटेंट होता है। तो ना का ज़रा बताएं, ना कैसे करते हैं? ना बताएं, क्योंकि हमें तो हर चीज़ में ना हो रही होती है, तो हमने कहा हम भी पूछ ली कहाँ ना में क्या कैसे करें, किसी को ना करनी है कैसे करें? आप देखें, या मैं वीडियो देखूं जाके? आप वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे बताना शुरू करूँ। लेकिन इस तरह होता है कि अगर हम मोस्टली कहते हैं अच्छा देखते हैं, आप सीधा ना करें। आप देखें कि अगर आप उस काम को यस कह देंगे, उससे आपका कितना वक्त ज़ाया होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये काम आप अभी नहीं कर सकते, आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं ये काम करूँगा।
आप बहुत मैनरफुल तरीके में उसको कह सकते हैं। आप इस तरह कह सकते हैं थैंक यू यार कि तुम्हें इस काम के लिए मैं याद आया, लेकिन मेरे पास और काम है। तरीके से जिसे कहते हैं ना, तरीके से मना करें। हमारे यहाँ तो वैसे लड़कों में नहीं होता, लड़के तो डायरेक्ट बोलते हैं भाई नहीं है, टाइम नहीं है, जाओ यार जाओ, लेकिन वैसे तरीके से मना करना चाहिए और ये एक अच्छे आदाब भी होते हैं। ये तो बहरहाल एक मजाक हो रहा था, लेकिन वैसे अगर आपको कोई ऐसा काम बोल रहा है जो आप नहीं करना चाह रहे तो एक आदाब के थ्रू आप उसको मना करें। ज़ैनब ने बिरयानी पुलाव बना लिया है जी, ये रेडी हो गया है हमारा अरे बिरयानी पुलाव। वाह, अरे वाह, अब इसमें आपने कुछ और डालना है या बस सही है? नहीं, ये रेडी खुशबू हुआ भी है, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है। ये है भी बहुत टेस्टी, बहुत डिफरेंट सा बनता है। बिल्कुल जी, डिफरेंट सा बनता है। और यहाँ पर मौजूद है नेस्ले की डेयरी क्रीम। ये 100% डेयरी क्रीम है, कोई भी वेजिटेबल फैट शामिल नहीं है। नेस्ले क्रीम 2 वेरिएंट्स में आती है, तो बिल्कुल जी आप लोग इस्तेमाल करें अपने खानों में, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। क्या ड्रिंक बना रही हैं आप? मैंने आज बनाया है मेलन मिल्क शेक। मेलन मिल्क शेक जी, मेलन मिल्क शेक बनाया, और इसको और रिफ्रेशिंग बनाने के लिए मैंने करशी का रेड वाला जो सिरप होता है वो ऐड किया इसमें। अरे वाह, तो ये और ज़्यादा मज़े का हो गया और टेस्टी हो गया। बिल्कुल जी। delicious हो गया। रोज़े गर्मियों में हो या मौसम बहार में, जी। अफ्तार होने तक प्यास की शिद्दत में इजाफा हो ही जाता है, इसलिए लाइट रिफ्रेशिंग जामी शीरी का एक घूंट उतरते ही ठंडक उतर जाती है। गर्मियों के रोज़ों में तबीयत में ठंड लाने के लिए करशी जामे शीरे से बेहतर कोई मशरूब नहीं, इसीलिए रौनक रमज़ान में सहर अफ्तार के दस्तरखान पे करशी जामे शीरी सब पीते हैं। बिल्कुल जी, पिएं और रिफ्रेश रहें। ये बनता कैसे है जी? ये मैंने मेलन लिए, ठीक है, एक बड़ा मेलन लिया, फिर इसको मिल्क के साथ और करशी जामे शीरी के साथ ब्लेंड कर लिया और इजीली ये बन ठीक है। गया। अब थोड़ा इधर आ जाएं आप लोग, उस जी, तरफ जी। जाए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है फ्रिज में चले जाएंगे आप लोग। अच्छा सना, आप ये बताएं कब से किचन में नहीं गई आप? मैं रोज जाती हूँ। ऐसा हो सकता है कि घर की खातून किचन में ना जाए। बिल्कुल। नहीं, बहुत सारी नहीं आज भी मैं आती सना नहीं, के ऐसा नहीं है। हैं। आप कुकिंग करती हैं? वैसे कुकिंग आती है आपको? बिल्कुल आती है। क्या क्या बना लेती हैं आप? आप बताएं, आप खाते रहते हैं मेरे हाथ का। अब आप ये देखें ना कि मेरी आजकल तबीयत क्यों इतनी खराब हो रही है, अब समझ आया क्यों हो रही है। नहीं, मैं आपको बताऊं क्यों बता हो रही है? मैं इनको रीजन बता चुकी हूँ, ठीक है। आप हमेशा रहते हैं डाइट पे, ठीक है। आजकल आपकी डाइट भी टूटी हुई है और आपकी रूटीन बिल्कुल अपसेट हुई हुई है। ऑब्वियसली बॉडी ने तो रिस्पॉन्ड करना है, जब आप रात को जाग रहे हैं, दिन को सो रहे हैं, बॉडी तो रिस्पॉन्ड अच्छा, आज करेगी। ये इतनी डॉक्टर क्यों बन रही हो बिला वजह की ना? वो डॉक्टर नहीं बन जाता कि देखें ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा रात के 3 बजे 4 बजे खुद जो तुम बाहर से ऑर्डर करके मंगवाती हो उससे कुछ नहीं होता। वो जो रात के 3 बजे 4 बजे हम अभी अभी यहाँ जवान पर, हैं। हाँ अभी यहाँ आके ऐसे सब डॉक्टर बन जाएंगे ना, देखिए ऐसा नहीं होता, ये फूड जो है इज नॉट गुड, और ये इस तरह की ड्रिंक्स होती हैं। ये आपको आती है बनानी? जी आती हैं। अब तो इतना आसान कौन कर कौन दिया सी? YouTube यार ने। आप कर लें इंटरव्यू, मैं चले आता हूँ। इनका ये बड़ा मसला है, इनको एक है किसी से मैं इनको मिलाता भी हूँ, अभी मैं फिर ऑन एयर बताऊंगा। ये इनकी आदत है बात कर लो एकदम बीच में, तो या तो आप कर लें, आप सवाल करें, मैं खड़ा हूँ। आप नहीं आज आप करें। जहाँ खवातीन हो तो वो बात नहीं करेंगे। अच्छा वैसे शाह साहब ये बताएं, आपकी बेगम कैसे खाने बनाती हैं? बहुत अच्छा बनाती हैं वो। हैं? हाँ, मेरी वालदा ने तारीफ उनको करना सिखाया है, और मेरी वालदा पकाती थी वही टेस्ट आता है उनके हाथों में। माशाल्लाह। वही टेस्ट आता और है। यकीन करें मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ मैं। ठीक अभी आप जिस तरह जामे शीरी का बता रहे थे, मेरे घर पे रोज इस्तेमाल होती है। रोज होता है और ये वैसे अच्छा भी रहता है। ऐसे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, खाने नो डाउट जो है वो सना जो है वो बहुत अच्छे गाने बनाती है। ये एक बार मजाक हो रहा होता है, और मैं खुद हैरत में रह गया था कि जब शुरू में फर्स्ट टाइम मैंने खाना शुरू किया, क्योंकि मुझे अम्मी के हाथ की बिल्कुल आदत पड़ी हुई थी, लेकिन जब मैंने सना के हाथ का खाया तो मुझे बड़ा माशाल्लाह ये भी अच्छा बनाती है। तो ये तो बहरहाल मजाक हो रहा होता है, लेकिन अच्छा गाना बनाती हैं आप, बिल्कुल दिल पे डाले, लड़ने मत लगिएगा। अभी बात हो रही है वक्त की अहमियत की। ज़ाहिर है जो लोग वक्त की अहमियत और कदर को समझते हैं वो ज़िंदगी में तरक्की भी करते हैं। वहीं हमारे जो तुलबा हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है वक्त की जो कदर व कीमत है उसको समझना, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ तुलबा दूसरी सरगर्मियों में लग जाते हैं जो कि दौरान तालीम मेरे ख्याल से सही नहीं रहती हैं। उन सरगर्मियों में लगने की वजह से उनका जो है वो करियर भी ख़राब हो जाता है। मोहसिन भाई, तुलबात के लिए, तुलबा व तालबात के लिए कितना ज़रूरी है वक्त की अहमियत को समझना? और याद रखिएगा, अबू दाऊद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वक्त के ज़ाया करने से बचो, क्योंकि तुम्हारा ये एक वक्त का ज़ाया करना तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़ाया हो जाता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मालूम हुआ कि वक्त जो है ना, चाहे तालिब इल्म हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे घर पे बैठे ख़वातीन या मर्द हो, कोई भी शख्स हो, हर एक के लिए अहमियत है। लेकिन तुलबा के लिए ज़रूर है, आपको याद होगा आज आप उस मैट्रिक या 9 क्लास को या जो स्कूल में वक्त गुजारा आज आप याद करते होंगे, और आप कहते होंगे यार काश वो वक्त फिर हमारा आ जाए जो हमने वक्त गुजारा।
तो होता ये कि माजी जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। मिसाल तो जो अल्लाह ने हमें सांस दी है, जो सांस आ रही है वो आप देख रहे हैं, जो चली गई फिर वापस नहीं लौटती, बेशक आने वाले का पता नहीं। इस तरह तालिब इल्म के लिए भी जो अल्लाह ने वक्त दिया है, ये सुनहरा वक्त होता है कि वो जवानी, जिसे कहते हैं कि जवानी, हदीस में आता है कि जवानी तुमने कहाँ गुजारी, तो हुक्म ही यही है कि वो अपने वक्त को बहुत अहमियत दे और वक्त ज़ाया होने से बचे, क्योंकि एक हिस्सा है जो ज़िंदगी का अनमोल हिस्सा है। फिर हमें बाद में याद आता है कि हमने वो वक्त कैसे गुजारा, काश इसमें हम और बेहतरी कर लेते या काश इसमें हम और मेहनत कर लेते। तो इसलिए फरमाया गया कि अपने वक्त को जो है मुतय्यन को। फिर दूसरी बात, तलब इल्म के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो बंदा इल्म हासिल फरमाता है उसकी शान क्या है। हुज़ूर फरमाया फ़द्लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़द्लि अला अन्नाकुम, इल्म हासिल करने वाला ऐसा है जैसे मेरी फ़जीलत एक अदना उम्मती पर होती है। तो जिस तरह उसी तरह एक आबिद की फ़जीलत जो होती है ना, वो आबिद की इतनी होती है जितनी आलिम की होती है, इल्म हासिल करने वाले की होती है, जैसे मेरी फ़जीलत एक अदना उम्मती पर है। तो याद रखिएगा, इल्म का बड़ा मकाम है, लेकिन इल्म सही नाफे तब होगा जब उसे वक्त पर आप हासिल कर लेंगे। अच्छा मोहसिन भाई, क्योंकि नमाज हम सब पे फ़र्ज़ है, बिल्कुल नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं और उसके बाद वो काफ़ी टाइम जो है मस्जिद में लगा देते हैं, जबकि वो उनका जॉब का टाइम होता है, टाइमिंग्स उनकी जॉब की चल रही होती है। अब वो अपने ठीक है जो ओनर है उससे परमिशन लेके जाते हैं, परमिशन क्या, वो वैसे भी एक नमाज का टाइम होता है, परमिशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, जाते हैं, लेकिन वो अपना टाइम बिला वजह 2 घंटे 2.5 घंटे लगा के आते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है जो इस चीज़ को ढाल बना रहे हैं कि जी मैं तो नमाज़ पढ़ रहा था, तो नमाज़ पढ़ने का एक टाइम है, आप अपनी जॉब टाइमिंग्स में इतनी देर नमाज़ पढ़ लें, लेकिन वो क्या करेंगे कि जी 2 घंटा 1.5 घंटा मस्जिद में आराम से बैठ के फिर आते हैं कि जी नमाज़ पढ़ गया। ये बहुत अच्छा सवाल किया। और ये देखिए, याद रखिए, अल-क़ासिब हबीबुल्लाह, रिस्क कमाने वाला भी अल्लाह का हबीब है। नमाज बिल्कुल एक हुकूक़ुल्लाह है, लेकिन हुकूक़ुल इबाद में से भी आपको याद पता भी है कि जब अल्लाह ताला अपने हुकूक़ माफ़ कर सकता है, हुकूक़ुल इबाद माफ़ जो है तब होंगे जब वो अद्दा माफ़ करेगा। अगर आप कहीं ज़ाहिर तौर पे एक नौकरी कर रहे हैं, आप अल्लाह के जो वक्त है जो आपने नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद आप ज़िक्र तस्बीहात कर रहे हैं, तो आपके लिए लाज़िम मलज़ूम है कि जब आप नौकरी पर हैं तो उस नौकरी को आप फ़ोकस देंगे। कि याद रखिएगा, नौकरी कमाना भी, रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है। चाहे मस्जिद में बैठ के इबादत करें, चाहे आप रिज़्क़ हलाल कमा के इबादत करें, लेकिन ये जो आप इबादत कर रहे हैं ना रिज़्क़ हलाल कमा कर, ये उससे ज़्यादा अफजल हो जाएगी जो आप वक्त को, जो मालिक का वक्त है, आपने वहाँ पर इबादत करने लगा दिया। और अल्लाह आपसे, अल्लाह भी पूछेगा और ये मालिक भी आपसे पूछ सकता है कि भाई अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ इबादत थी, जो सुन्नत थी, आपने अदा कर लिया, अब ये मेरा वक्त है और इस वक्त में उसके लिए आपने जो काम करना है वो लाज़िम मलज़ूम है। क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं आपको इसको पैसे ही मिल रहे हैं और फिर ये इबादत भी बन रहा है। तो ये कोई हीला ना बहाना करे कि नहीं मैं तो नमाज में 2 घंटे दे रहा था, 3 घंटे दे रहा था। जो वक्त मुतय्यन था, जो फ़राइज़ थे, जो वाजिबात थे, जो सुन्नत आपने अदा कर ली, अब उस मालिक का वक्त है, उसे आपको देना चाहिए। अच्छा मोहसिन भाई, थोड़ा सा हमें वक्त भी बताएं कि कितना वक्त होना चाहिए एक नमाज़ पढ़ने के लिए। ज़ाहिर दुआ तो होती है, करनी चाहिए इंसान को, लेकिन कितना वक्त लगना चाहिए? देखिए, आम अगर देखा जाए, उर्फ़ आम में कहें तो अगर जमात के साथ नमाज आप पढ़ रहे हैं तो उसमें तकरीबन 8 से 10 मिनट अगर लगते हैं, वो भी बहुत ये ज़ोहर की टाइमिंग्स बता रहे हैं? ज़ोहर की बता रहा हूँ, खुशू खुजू के साथ। लेकिन अगर आप पूरी जमात की बात करें, जमात के बाद सुन्नतें भी हैं, टोटली 15 मिनट से ज़्यादा 20 मिनट, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अब इससे ज़्यादा अगर कोई वक्त लगाता है तो इसका मतलब कोई वज़ाइफ कर रहा है, लेकिन वज़ाइफ या कुछ करना है तो आप जहाँ काम कर रहे हैं अपने मालिक से इजाज़त ले लें, और अगर मालिक कह रहे हैं नहीं मेरे काम को फ़ोकस दो, तो काम को फ़ोकस दी जाएगी। हाँ, ये सवाल मैंने इस वजह पूछा कि अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग इस चीज़ को एक इशू बना देते हैं। खुदा न खास्ता बहैसियत मुसलमान कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि आपको नमाज से रोके, लेकिन ये नहीं कि आप उस चीज़ को ढाल बना के टाइम का ज़िया कर रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है वक्त की अहमियत पे। शाह साहब, कोई ऐसी दवा है कि हम वक्त की पाबंदी करने लगे? इतनी सारी आप चीज़ें बता देते हैं, ये आप बता देते हैं कि फ़लाना क्या था बताया था पहले, जहन को तेज कर, बिनोला, हाँ बाज़े बिनोला और मिस्री, तो कोई ऐसी चीज़ है कि हम वक्त की पाबंदी करने लगे? मगज़ धनिया। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि गुजरा हुआ सेकंड भी नहीं आता, बिल्कुल आने वाला सेकंड भी आ रहा है, तो आने वाले वक्त को तरजीह दें आप। गुजर गया उसको फॉलो ना करें, लेकिन उससे सबक सीख लें कि मेरा इतना वक्त ज़ाया हुआ, काश मैं उस वक्त को इस काम में लगा। तो वही तो कह रहा हूँ, उसके लिए कोई ऐसी चीज़ है? आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, उसके लिए ये है कि उनको समझाने की ज़रूरत है, काउंसलिंग और कुछ नहीं है। अच्छा शाह साहब, किडनी इश्यूज़ बड़े आजकल कॉमन हो चुके हैं, अलग अलग चीज़ों से हो जाता है किडनी इश्यूज़। तो अगर किसी के गुर्दे में पथरी है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? बिल्कुल,
देखें, जिन लोगों को भी गुर्दे में पथरी हो गई हो, चाहे वो लेफ़्ट राइट दोनों में हो गई हो, उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल, इसको, ये एक दाल होती है कुल्थी की दाल। इसका आधा कप 2-4 गिलास पानी के अंदर भिगो दें आप, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम इसे पकाएं आप, क्योंकि ये सख्त दाल होती है, इसको भिगोना ज़रूरी है। जब पकाएंगे इसे तो ये दाल नरम हो जाएगी। जब नरम हो जाए इसे उतार लें और ये दाल खा लें, इसका बचा हुआ पानी पी लें। फिर सुबह के टाइम पे दोबारा भिगो दें, रात को पका के खा लें। हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं। आप देखें कुछ दिनों में ये पथरी रेजा होकर निकल जाएगी। और नेफ्रोसिस के लिए भी बेहतर है, वर्म गुर्दा के लिए भी बेहतर है। अगर रेत आ रही हो ये उसको भी ठीक करेगी। एक ये प्रॉब्लम होगी, एक होती है पित्ते में पथरी हो गई। अब पित्ते की पथरी हो तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो आप उसे ऑपरेट करवा लें। अगर तकलीफ़ नहीं है, मामूली सी होती है, तो आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें 1 लीमू निचोड़ लेना है और 1 चम्मच जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन वाला, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन वाला मिला के सुबह निहार मुँह रोज़ाना पिएँ। 2 महीने पिएँ और अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिज़ोल्व हो जाएगी। ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अभी है, क्योंकि रमज़ान के फ़ौरन बाद शादियाँ हैं। अब लोगों ने खा लिया इतना दिन, आज 22वीं सहरी की नशिस्त है, खा चुके हैं, अब वो जा रहे हैं अपना वज़न कम करना। तो कुछ जल्दी है कोई वज़न कम करने का तरीका? 12 दिन में 4 किलो वज़न कम कर सकते हैं। अरे नहीं शाह साहब, नहीं। हाँ, कैसे, बताएं हमें। बिल्कुल कम हो जाएगा। 12 दिन में 4 किलो वज़न कम होगा। पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी और ये डबल चिन। अब अक्सर लोगों के हाथ भी ये हिल रहे होते हैं वेट की वजह से। तो इसको कम करने के लिए आपने लेना अलसी के बीज, ओके, ज़ीरा सफ़ेद, सनोबर के पत्ते। सनोबर के? सनोबर के ये सनोबर के घर से नहीं लेने, ये कोई मिलेंगे? ये पत्ते हैं, हाँ, बरगे सनोबर कहलाता है। बरगे सनोबर, जी हाँ। ये तीनों चीज़ें आप 100 ग्राम ले लें, पहले साफ़ करें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। दिन में 2 बार लें। आप देखिएगा 3 दिन 4 दिन में 1 किलो वज़न कम होता जाएगा। अच्छा, इसको खाने के बाद कितना टाइम गैप देना है? देखें, इसे कंटिन्यू रखना है सुबह और रात। और साथ में देखें, खाना पीना अगर आप 3 टाइम खाते हैं, आप 3 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। और थोड़ा सा वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे 45 मिनट की वॉक करें। और खाना खाने से 2 घंटे पहले वॉक करना है। खाना खाने के बाद सिर्फ 40-50 कदम चल लेना है। तो उस पर बाद देखिएगा, गिरेगा। इंशाल्लाह 2 घंटे वॉक होगा। तो आपने बता दी, अब 2 घंटे में तो फिर वैसे ही हो जाएगा। नहीं, ये डबल चिन वगैरह सब कम होना, सब खत्म हो जाएगी भाई, लिख लो। और अक्सर लोग रात को देखते हैं तो सुबह चेहरा सूजा हुआ होता है। एक ये प्रॉब्लम भी होती है। वो कहते हैं गुस्सा कर रहो, नहीं, सुबह सुबह हो ही ऐसा गया। गुस्से में लाल पीले तो होते हैं। पूछना चाहूंगी, मैंने सुना है कुछ लोग अगर चावल रात को खाएं तो उनका मुंह सूज जाता है सुबह। नहीं, ये फैटी लिवर की वजह से भी होता अच्छा। है, डिप्रेशन की वजह से भी होता है, दोनों चीज़ों की वजह से होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने, कहते हैं ना, चाय पिएं और वज़न कम करें। बहुत ईजी बता रहा हूँ मैं। आपने मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, मिर्गीज़ बूटी 1 चम्मच, 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप रात बनाकर पिएं। ये आप 2 महीने इस्तेमाल करें। अपना फैटी लीवर चेक करें, वो भी आपको कंट्रोल में मिलेगा। इसके अलावा वेट भी कम होगा। सूजन जो हो जाती है हाथ पाँव में, चेहरे पे, इसको भी ख़त्म करेगी और फालतू फैट को भी ख़त्म करेगी। भाई बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं शाह साहब, और फिर इससे फ़ायदा भी होता है भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं सना, आपके दायरे बहुत से लोग, अब क्योंकि IT का एक बहुत तेज़ दौर आ गया, लोग बड़ा उस तरफ जाने लगे, लेकिन बहुत से लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, उसकी अवेयरनेस नहीं है, उनको उतना आता नहीं है कंप्यूटर इस्तेमाल करना। तो इसकी कोई एज होती है या आप किसी भी एज में जो है इस फील्ड में आ सकते हैं? किसी भी एज में आ सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया कि IT एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, मेरी अभी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी तब मेरी जॉब हो चुकी थी। इसी तरह बल्कि अब जो हम कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, जो हमारा इस फेलोशिप प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि हमारी जो अर्निंग एज है ना पाकिस्तान की, हम लोग वेट करते हैं, अच्छा बच्चा हाई स्कूल कर ले, 4 साल यूनिवर्सिटी में लगा ले, फिर वो जॉब करे। ठीक है, उसके 4 साल आप क्यों ज़ाया करें? हम लोगों ने ना एज ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं कि 22 का होगा तो जॉब करेगा, या 23 का होगा तो जॉब करेगा। इसी तरह लड़कियों के लिए भी भाई 22 की हो तो शादी हो जाए। ये एज ब्रैकेट्स ना आज के ज़माने में इनको हमने तोड़ना है बिल्कुल। ठीक है, तो अब जो हम फेलोशिप प्रोग्राम बेसिकली ला रहे हैं उसका मकसद ही यही है कि अर्निंग एज बच्चों की जो हो वो 17 साल हो, कि 17 साल से बच्चे जो हैं कमाना शुरू कर दें। आप देखें जब मैट्रिक होता है या फिर होता है, बच्चे 3-3 महीने फारिग होते हैं, 3 महीने की छुट्टियां हैं, उसमें वो कितना कुछ सीख सकते हैं। नानी के घर जाते हैं ना। हाँ, नानी के घर जाते हैं, बट लैपटॉप मोबाइल आपके पास हर वक्त होता है।
आप लोग वहाँ से बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं और आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो बेतहाशा अच्छा कोर्सेज नहीं, भरे हुए हैं। मेरी बात का जवाब रह गया कि एक एज है, सपोज एक बंदा है जिसकी एज है 45 या 50 है, तो क्या वो आ सकता है? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पूरा आ जाएगा, लेकिन अगर उनके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज़ इतनी हैं, लेकिन ये होता है कि एज के साथ साथ ना थोड़ा बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है टेक्नोलॉजी के साथ केटर करते हुए। आप देखें हमारे बुजुर्गों को फ़ोन यूज़ करने में बड़ी मसला होता है, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आईटी समझने में उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन अब मैं अगर देखती हूँ तो जो ऑलरेडी इस फील्ड में लोग हैं और वो अपने आप को एडवांस करना चाह रहे हैं, तो वो तो 50 इयर्स वाले भी अपने आप को एडवांस कर रहे हैं। बिल्कुल। ये सवाल मैंने इस पर पूछा कि तालीम हासिल करने की कोई एज नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है ये टेक्निकल चीज़ वो बात सही कर रही है कि ज़ाहिर है इसमें थोड़ा बंदा फ्रस्ट्रेट भी होता है, लेकिन अगर आपकी लगन है, अगर आपकी विल है कि नहीं मैंने करना है, तो कोई काम जो है वो नामुमकिन नहीं है। लेकिन बिल्कुल अपने बच्चों को शुरू से ही इन चीज़ों की तरफ लाएँ, क्योंकि अब दौर जो है वो आगे ज़ाहिर है इसी का टेक्नोलॉजी का दौर है, वरना फिर उनको भी ओल्ड स्कूल कहा जाए। सहरी का दस्तरखान इस वक्त यहाँ पर सजा हुआ है और बड़ी ही ज़बरदस्त सी बिरयानी इन्होंने बनाई है और हमारे मेहमान भी बहुत शौक से खा रहे हैं, और एक छोटा सा मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, इसका भी मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ थोड़ी देर में। मोहसिन भाई, कैसी लगी आपको बिरयानी? पुलाव या बिरयानी बेहतरीन है, मतलब मिक्स है लेकिन अच्छी बनी है। ये फैसला नहीं हो पा रहा है क्या? हाँ लेकिन बनी है। बिरयानी पुलाव, बिरयानी पुलाव है जी। बहुत शाह अच्छा साहब, जायका, बहुत अच्छा जायका, अच्छा जायका है, माशाल्लाह, पक्की बात है। बहुत ज़बरदस्त। सना, आपको कैसी लगी? मैं इनसे रेसिपी पूछने वाली हूँ। रेसिपी पूछने वाली बहुत हूँ। मज़े की है। ठीक है भाई, अब मैं कराता हूँ इस बच्चे का इंट्रोडक्शन। इनका नाम है, एक मिनट में खुद ही पूछ रहा हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ इनका नाम क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अलमीर अत्थर है। सैयद अलमीर अत्थर। कौन है आप? आई एम अ किड। यू आर अ किड। अच्छा ये बताएं, मैं कौन हूँ आपका? यू आर माय डैड। अच्छा, मैं आपका अब्बू हूँ बेटा। उर्दू में बात करें, उर्दू में। अच्छा, तो मैं आपके, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे साहबजादे हैं, एक और छोटे भी हैं, और वो घर पे सो रहे थे तो हमने कहा हम इनको ले आए। अच्छा अलमीर, मुझे ये बताओ, और बिल्कुल आज सच सच बोल रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं, आप घर पे हो तो आप पे सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कौन करता है? मम्मा। मम्मा स्ट्रिक्टनेस करती है। और सबसे ज़्यादा फ्रेंडली आपके साथ घर पे कौन है? पापा। पापा। देखिए ये बच्चा सच बोल रहा है, बच्चा झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा मुझे बताएं, बड़े होके क्या आपने सोचा है, क्या बनना है आपने? I wanna be a doctor. डॉक्टर बनेंगे आप? No, gamer. A YouTuber. अच्छा, ये अभी तक कंफ्यूज हुई है, डॉक्टर, गेमर, ये एंड में बन जाएंगे यूट्यूबर। यूट्यूबर भी तो बनना था एक दिन। Yes. हैं? अच्छा ये बताएं कि अब खाना क्यों नहीं खा रहे आप? या आप खा चुके हैं? I literally just ate KFC right now, so. ओके बेटा, बिला वजह ब्रांडिंग नहीं करो बैठ के। अच्छा मुझे ये बताओ अलमीर कि आप मुझे ये बताओ कि आपको पापा से तो आप डरते ही नहीं है, तो मम्मा से इतना क्यों डरते हैं? उर्दू में बताएं, उर्दू में। मम्मा से डर लगता है? नहीं लगता। अच्छा एक चीज़ बता दो, अब बस हम बात जो है तुमसे एंड करेंगे, वही मुझे बताओ कि हम लोग सुबह छुट्टी किस तरह करते हैं? ये ज़रा प्लान आज सीक्रेट शेयर कर दो कि पापा अलमीर की छुट्टी सुबह कैसे करवाते हैं, क्या टेक्निक क्या है वो बता दो। So basically, technique is do not wake up mama. ओके, मम्मा को नहीं उठाना। हाँ. और फिर आप पापा को आगे कैसे बोल दो, पापा मत उठाना प्लीज़, कैसे कर दो? अच्छा जी, होता ये है कि ये सुबह उठ जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आके देखते हैं कि इनकी अम्मी सो रही हैं, अच्छी तरह देखते हैं, फिर मुझे कहते हैं उठाइएगा मत, उठाइएगा मत, और इस तरह इनकी छुट्टियां होती हैं बहुत सारी। लेकिन बड़ा प्यारा बच्चा है ये मेरा, और मेरा बड़ा फेवरेट है ये, छोटा वाला इनका है ना? मेरे दोनों हैं। और जब बाकी में साइड पे आपका अपना बच्चा आ जाए ना, तो यही टेंशन रहती है कि अब इसको नींद आ रही है, इसकी सोने का टाइम हो गया है। और वैसे अगर ये घर पे होते तो पूरी रात इन्हें जगवा लो, पूरे दिन इन्हें जगवा लो, लेकिन इस टाइम इन्हें जो है वो नींद आ रही है। अच्छा सना, मुझे एक बात बताएं आप, क्योंकि आप लोग जो आपकी टीम्स हैं और जहाँ पे आप काम भी कर रही होती हैं, आप लोग ख़वातीन के लिए भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन को अभी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं ख़ास तौर पर आप लोगों की फील्ड में? अच्छा, सबसे पहले तो ये बात करूँगी कि ज़्यादातर देखा जाए तो ख़वातीन जो हैं टीचिंग वाली साइड पे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और एक बड़ा मिथ सा बनाया हुआ है कि जो ख़वातीन है वो आईटी में नहीं जॉब कर सकती क्योंकि उसके आवर्स ऐसे होते हैं। तो उसके मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि रिमोट कल्चर जो है वो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक वो सॉल्व कर चुकी है। और जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, वो बेसिकली बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट अ बज़ वर्ड कि हम लोग वुमेन को एम्पावरमेंट दे रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली है क्या कि अगर कोई औरत अपना करियर कंटिन्यू करना चाहती है तो आप उसके लिए वो आसानी पैदा करें कि वो अपना करियर पूरा कर सके, ठीक है, आगे कंटिन्यू कर सके। सिर्फ उसके काम की सैलरी देना इज़ नॉट वुमेन एम्पावरमेंट।
तो सेकेंडली एक और चीज़ मुझे इस तरह लगता है कि हमारे इवन पाकिस्तान में बहुत सी औरतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती, बल्कि आई वांट टू गिव एग्जांपल हियर दैट माय डियरेस्ट कोलीग तूबा, शी वाज द ओनली पाकिस्तानी वुमेन जिन्होंने दुबई में जाके AI ग्लोबल में रिप्रेजेंट किया है। तो ये बहुत इंडिविजुअल लेवल पे ख़वातीन इतनी अचीवमेंट्स कर रही हैं, यानी वो कि आपके highlight कहने नहीं का हो रही। मकसद है कि इन्हें हाईलाइट करना चाहिए। लाजमी बिल्कुल करना जी, हर चाहिए। जगह करना चाहिए और जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे उन्हें हाईलाइट करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है। और ज़ाहिर है फिर इस तरह जो हमारा क्योंकि हम IT सेक्टर में अभी पीछे हैं, हम अपने पड़ोसी मुल्क से काफ़ी बिल्कुल, पीछे हैं, बिल्कुल। तो जब तक हम अपने लोगों को इस तरह प्रमोट नहीं करेंगे, उन्हें मौके नहीं देंगे, तो फिर ज़ाहिर है हम उस तरह आगे नहीं आ पाएंगे। शाह साहब, आप ये बताएं कि एक इशू सबसे ज़्यादा जो सर्दियों में भी आता है लेकिन वैसे भी आता है, अक्सर लोगों की सोते हुए नाक बंद हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी एकदम आँख खुल जाती है और आपको सांस लेने में मसला हो रहा होता है। अक्सर लोग कहते हैं साइनस इशू है, किसी की नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, तो क्या इसका ऑपरेशन कराना होता है, क्या हल क्या है इसका? ये साइनसाइटिस एलर्जी कहलाती है। इसमें दम घुटता हुआ महसूस होता है। अगर करवट बदलते हैं तो एक नाक बंद होती, दूसरी साइड करवट लेते हैं तो दूसरी नाक बंद होती है, खुल जाती है। और अगर सुबह के टाइम पे मुँह धोते हैं तो 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं, तो ये बुरा हाल हो जाता है उनका। और बहुत सारी एंटी एलर्जीज खाते हैं वो, तो उसको ठीक करने के लिए बनफशा के पत्ते लें, बनफशा के पत्ते, उसका कहवा बना लें, 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप रात, दिन में 2 बार पिएं। और एक ड्रॉप होगा साइनस नोजल ड्रॉप, ये दिन में 2 बार नाक में डालें। और इस अमल को आप तकरीबन 40 दिन तक करें। नाक की हड्डी हो, मसा हो, गोश्त हो, वो भी ख़त्म हो जाएगा, नाक भी खुल जाएगी, सांस लेने में भी बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, अक्सर टेलीविज़न ज़्यादा देखने से या मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से आँखों के अंदर ना एक अजीब सी गरमाइश पैदा होती है। हाँ। और पानी भी आने लगता है, इसके लिए क्या ये भी एलर्जी कहलाती है ना, ये भी एक किस्म की एलर्जी कहलाती है। इसके लिए बांसा के पत्ते ले लें आप, बांसा के पत्ते, इसका कहवा बनाकर पिएं 1 टाइम रोज़ाना, तो इंशाल्लाह ताला इससे ये क्योर हो जाएगा आपका। और बच्चों को बता दें ज़्यादा देर नहीं देखते हैं मोबाइल। हाँ, बच्चों को तो वैसे ही ना देना चाहिए, नहीं मोबाइल देना चाहिए, ज़्यादा नहीं बिल्कुल देना चाहिए। और वो देता है तो फिर आप आगे उसको डांट लगाते हैं। और एक चीज़, अभी मैक्सिमम 1 हफ्ते के बाद ईद आ रही है, और अक्सर ख़वातीन और मर्द दोनों की एक प्रॉब्लम रहती है कि उनका कलर जो है वो 2 टोन हो रहा है, या बाज़ लोगों के चेहरे पे खड्डे के निशान होते हैं, या उनके चेहरे पे पिगमेंटेशन होती है, कभी वो ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती बिल्कुल। है। और मुख्तलिफ़ किस्म के वो पार्लर्स में जाते हैं, फेशियल्स कराते हैं। आप अपने घर में एक सिंपल चीज़ बनाएं और इस्तेमाल करें, आप महंगे से महंगे फेशियल से बेहतर लगेंगे। आपने लेना है खजूर की गुठलियाँ, खजूर की गुठलियाँ 50 ग्राम, जौ का आटा 50 ग्राम, समंदरी झाग 50 ग्राम, हुस्न यूसुफ 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और 100 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें। आप मिक्स करके रख लें, जितना लगाना हो उसमें से अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और चेहरा धो लें। पहली एप्लीकेशन में आप देखिएगा आपका फेस कितना साफ़ होता है, और ये आस्ते आस्ते जो खड्डे बने हुए हैं ना, ये मिनिमाइज होते जाएंगे, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होते जाएंगे, आपकी स्किन लिफ्ट होती जाएगी। आप कम से कम 10 दिन के अंदर 7 साल पीछे चले जाएंगे। अरे वाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल जवान हो जाएंगे। आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली, पार्लर नहीं जाइएगा आप। अच्छा मोहसिन भाई, क्योंकि वक्त के ज़िया की बात हो रही है और ज़ाहिर है हमारा भी वक्त तेज़ी से निकल रहा होता है, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत से लोग बैठ के अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं उल्टी सीधी चीज़ें ही देख रहे होते हैं ज़्यादातर। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने वादे तौर पर फरमा दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से मिलता है कि अल्लाह आपसे हर लम्हे के बारे में, वमन यामल मिस्काल ज़र्रति शर्रयरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरयरा, जो तुमने ज़र्रा बराबर भी खैर किया उसकी जज़ा मिलेगी, जो शर किया उसकी सज़ा मिलेगी। अब आप खुराफात देख रहे हैं, शरी काम कर रहे हैं, तो आप ये नहीं समझे कि आप कोई काम करेंगे शर का तब सज़ा मिलेगी। आप शर देख भी रहे हैं तो आप इस काम में मुलव्वस हैं, तो खुदा इससे बचें कि अल्लाह ताला को आपको हिसाब देना होगा एक एक लम्हे का, तो उससे बचें। फिर इसकी मिसाल एक और वक्त की सबसे पाबंदी की मिसाल देखें। आप याद रखें, हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, अगर नमाज पाबंदी से में यानी एक नमाज भी अगर वक्त पर ना पढ़ी जाए तो वो कज़ा हो जाती है, अल्लाह ताला भी उसे कबूल फरमाता। अदा की नमाज अदा वक्त पर पढ़ी जाती है। इसी तरह आप रमज़ान के रोज़े हैं, सूरज रोज़ निकल रहा है, आप अफ्तारी भी करा सकते हैं, लेकिन अगर रमज़ान के अलावा आप रोज़े रखते हैं तो वो फ़र्ज़ रोज़े नहीं कहलाते,
तो हर चाहे हज करना हो ज़िल हज के महीने में, रोज़े रखना हो रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ रोज़े, अगर नमाज़ पढ़नी तो वक्त की पाबंदी, तो मालूम ये चला कि आपने वक्त का बहुत ख्याल करना है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी आप कर रहे हैं। अगर आप नफ़ा हासिल कर रहे हैं, कोई खराफात नहीं देख रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये काम कर रहे हैं तब भी आप गुनाह में मुलव्वस, आपको हिसाब देना होगा। बिल्कुल जी, पॉजिटिव चीज़ों के लिए आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नेगेटिव चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके नुकसानात भी हैं और फिर ज़ाहिर है आपको उसका जवाब भी देना होगा। ट्रांसमिशन का वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, टाइम बहुत कम है, सना क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि ईद आने वाली है, अपने साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखें। माशाअल्लाह। आप लोग जैसे राशन आजकल बांटें, ईद के कपड़े बांटें, जूते, जो चीज़ें होती हैं आप उनके वो चीज़ें भी मुकम्मल करें। अगर आप खुशियाँ मना रहे हैं तो उनको भी तो अपनी बिल्कुल खुशियों में दूसरों को भी शामिल बनाना चाहिए। शाह साहब, टाइम बहुत कम है, लेकिन आपका मैसेज। अपने बुजुर्गों का एहतराम कीजिएगा, बुजुर्गों का ख्याल कीजिएगा। बुजुर्गों की चप्पल भी बाहर पड़ी होती है, वो बहुत मायने रखती है वो। तो वालिदैन की कदर कीजिएगा, क्योंकि वो अभी हैं आपके पास, जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए आप। बिल्कुल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वक्त जब निकल जाता है ना तो उसके बाद बड़ा दुख होता है। अलमीर, आप खुदाफिज कर दें देखने वालों को, सब लोगों को बाय कर दें आप। बाय जी। और हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।